हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें 25 इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स की क्लास आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चन को देखेंगे और इसे आप बताने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और अंत में आप चेक कर लेंगे कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता हैं। अन्यथा दोस्तों, हमारे साथ आप इसका आंसर देते चले चलें, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, इस पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान जो कि सचिव कौन बने हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे कि राजेश कुमार सिंह हैं, टीवी सोमनाथन हैं, शक्तिकांत दास हैं और गोविंद मोहन हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के जो कि प्रधान सचिव बने हैं, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं, आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। राजेश कुमार सिंह हैं, टीवी सोमनाथन हैं, या फिर शक्तिकांत दास है, या फिर गोविंद मोहन हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव टू नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो आपको जैसा कि मालूम है, तो यहाँ पर शक्तिकांत दास को आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को आप देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ, ठीक है। तो हाल ही में जो कि ओपेक प्लस में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है, तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इराक, ब्राज़ील और जापान। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आप थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे कि ब्राज़ील को अगर देखा जाए तो ब्राज़ील को संयुक्त राष्ट्र के जो कि अगर देखा जाए तो COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था, उसकी मेज़बानी से पहले ही ओपेक में इसे शामिल कर लिया गया, ठीक है। किसे? ब्राज़ील को शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर ब्राज़ील को याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, COP जो कि 30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नवंबर 2025 में किया गया था और यहीं पर जो है ब्राज़ील को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ओपेक की अगर बात करें हम, तो OPEC की बात करें हम, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है ओपेक, और गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों का गठबंधन है, ठीक है। तो आपको ओपेक के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ा जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर ओपेक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर करना और तेल उत्पादन को मैनेज करना, ये सारा काम कौन करता है, तो ओपेक करता है, ठीक है। अगर ओपेक के अगर प्रमुख देशों की बात करें हम, तो जैसे कि अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनेई हो गया, काजिकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और हमारा सूडान है, ठीक है। तो इन सारे देश जो है ओपेक का सदस्य हैं और ओपेक का काम है जो कि तेल कीमतों को स्थिर करना और उसकी उत्पाद को मैनेज करना, ठीक है। तो आप इसको ओपेक के बारे में इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि भारत के नए जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे कि भारत के जो हमारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, R बेकंट, रमन मणि, के संजय मूर्ति या दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि भारत के नए मुख्य सचिव जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर बात करें हम राजीव कुमार, तो राजीव कुमार के स्थान पर, इसके पहले राजीव कुमार थे, तो राजीव कुमार के स्थान पर जो है
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का नाम को याद रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार को बनाया गया किनके स्थान पर, राजीव कुमार के स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पैनल में अगर बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे। क्योंकि एक क्या होता है, एक पैनल होता है और उसी पैनल के आधार पर जो है इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो और उस पैनल में कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे और अमित शाह और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, पार्टी ऑपोजिशन कौन है, राहुल गांधी हैं, ये इनमें शामिल थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग सब देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे कि जो धर्म गार्जियन जो अभ्यास होता है, एक सेना का अभ्यास होता है, एक की जो भारत और किस देशों के बीच में हुआ है और कहाँ पर हुआ है, इस चीज़ को आप बताइए, प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर धर्म गार्जियन की बात करें हम तो अभ्यास बात करें हम तो इसका छठा संस्करण जो है 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जो जापान के माउंट फुकी में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जापान में, तो आप इसको याद रखिएगा भारत और जापान के बीच ये होता है। ठीक है, तो इस चीज़ की आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर इसकी बात करें हम तो इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद रोधी जो कि अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है भारत और जापान के बीच 2018 से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसकी बात करें हम तो भारत और जापान के बीच अगर देखा जाए तो धर्म गार्जियन, थल सेना, वीर गार्जियन, वायुसेना और जिमेक समुद्री अभ्यास, ये 3 ऐसे अभ्यास हैं जो कि जापान के साथ होता है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन किससे संबंधित है, थल सेना से, और वीर गार्जियन की बात करें हम तो वायुसेना से, और जिमेक्स की बात करें तो समुद्री अभ्यास से। ठीक है, तो आप इस 3 चीज़ को यहाँ पर बताने समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, यानी ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, चीन है और ब्राज़ील है। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो इस वर्ष होने वाला है वो कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन और ब्राज़ील। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील सरकार ने घोषणा की है कि अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो कि 6 से 7 जुलाई 2025 को ये कहाँ पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ पर किया जाएगा, तो ब्राज़ील का एक जगह है जहाँ है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो यहीं पर जो है 2025 में जो कि यहाँ पर सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश शामिल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कि 2025 में कहाँ पर होने वाला है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 8वें जो हिंद महासागर सम्मेलन 2025 की आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ऑप्शन है मस्कट ओमान में, नई दिल्ली भारत में, कोलंबो श्रीलंका में या ढाका बांग्लादेश में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि 8वें जो हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 8वें जो कि हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये मस्कट ओमान में किया जाएगा। ठीक है, जो कि 16 से लेकर 17 फरवरी तक इसको किया जाएगा और किया भी गया है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो मस्कट ओमान में। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है, कि किस आंतरिक एजेंसी ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अनडॉकिंग किया। ठीक है, यानी इसको जोड़ने और हटाने के काम किया। ठीक है, आप इसको बताने के प्रयास करेंगे कि किस आंतरिक एजेंसी ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अनडॉकिंग की। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन दोस्तों नासा है, CNSA है और इसरो है और ESA है। ठीक है, नासा जो अमेरिका के, CNSA जो चाइना के हैं और इसरो जो कि भारत का स्पेस एजेंसी है और ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ने स्पेस डॉकिंग और एक्सपेरिमेंट जो कि स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को जो है अनडॉकिंग सफलतापूर्वक कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है इसरो के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। किसको? तो इसरो के बारे में किया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को जो कि अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। ठीक है, और किससे किया था? PSLV जो कि 60 रॉकेट से इसे इसरो के सतीश धावन जो अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों PSLV क्या होता है? एक जो होता है उस जो कि जो पेलोड होते हैं, जो कि उपग्रह होते हैं, जो भी जो उसको ले जाने के लिए हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं PSL पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, एक व्हीकल ही है जिसके तहत इन जो कि इसको ऊपर ले जाया गया। ठीक है, अंतरिक्ष में ले जाया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डॉकिंग का मतलब होता है कि 2 अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो अंतरिक्ष में 2 जो कि यान को आपस में जोड़ने के काम को डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी को दोस्तों अब जो इन दोनों उपग्रहों को अनडॉकिंग की गई, यानी कि दोनों को अलग किया गया। ठीक है, एक जोड़ने के काम डॉकिंग किया गया है और अलग करने के काम अनडॉकिंग किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि अनिल प्रधान को, श्री रविशंकर को, मोहन जी को या फिर दलाई लामा को। तो आप यहाँ पर आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर दलाई लामा को यहाँ पर नाम याद रखेंगे जिनको गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 14वें दलाई लामा ने तेंजिंग ग्यात्सो को तिब्बती बौद्ध धर्म के जो कि आध्यात्मिक नेता के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जानेगा। और दलाई लामा को दोस्तों 1989 में जो है नोबेल जो शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया किस देश में किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी जो वाजपेयी जो संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया। ठीक है, ऑप्शन है मॉरिशस है, फिलीपींस है, मिस्र है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया। ठीक है, तो मॉरिशस में, फिलीपींस में, मिस्र में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन जो कि प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडियो में संयुक्त रूप से किया। यानी इनकी जो उद्घाटन जो किया गया संस्थान का, ये कहाँ पर किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। ठीक है, तो आप मॉरिशस को नाम को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आप उसको बताने के प्रयास करेंगे कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर के हालात अभी गंभीर है और वह पूरी तरीक़ा से जो है अभी सही नहीं है। ठीक है, तो आपको जानते हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह प्रावधान है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर मणिपुर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें जो कि नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसका रहा। ठीक है, तो हरियाणा के, कर्नाटक के, सर्विसेज के या फिर महाराष्ट्र के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि 38वें जो नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। ठीक है, तो हरियाणा रहा, कर्नाटक रहा, सर्विसेज रहा या फिर महाराष्ट्र रहा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 38वें जो नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, देहरादून की जगह है उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसको देहरादून में इसको किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड यानी सेना की एक टीम है जिन्होंने 121 पदक में अगर बात करें हम तो 68 स्वर्ण पदक हैं, 26 रजत पदक है और 27 कांस्य पदक के साथ, ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो सर्विसेज रहा। ठीक है, तो आप सर्विसेज को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत जो कि F-35 स्टील्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत जो है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है कि रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जर्मनी है। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत जो है F-35 जो कि फाइटर एक जेट विमान जो कि आप यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, एक फाइटर जेट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ बात ही हो रही है अमेरिका के। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने के लिए ऐलान किए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इस कदम में भारत अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों वाले देश की जो कि क्लब में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो किससे, तो अमेरिका से, ठीक है, खरीदेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि भ्रष्टाचार जो कि धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2024 की बात करें हम तो भ्रष्टाचार जो कि धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा। ठीक है, तो इसे आप बताने की प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में अगर भारत का अगर स्थान रहा तो कितना 96 रहा था, कितना, तो 96। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि इसे जर्मनी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है सूचकांक को। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि 2024 में भारत 180 देशों में कितना 96 स्थान पर रहा था। ठीक है, जबकि 2023 में 93 स्थान पर रहा था। तो दोस्तों अगर इसमें अगर बात करें हम डेनमार्क की तो लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा। ठीक है, कौन, डेनमार्क। तो डेनमार्क में देख सकते हैं कि सबसे जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर बात करें कि सबसे अधिक अगर भ्रष्ट देश की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिणी सूडान है, उसके बाद सोमालिया है और वेनेजुएला है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पीएम जो कि मोदी AI एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे। ठीक है, पीएम जो कि मोदी जी हैं AI एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे। तो ऑप्शन है बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। तो आप इस चीज़ को बताने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी जो कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 के हिस्सा लेने के लिए एक कहाँ पर, तो फ्रांस का दौरा करेंगे। कहाँ पर, तो फ्रांस देश का दौरा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर फ्रांस का आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के
एसटी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि श्री राम जन्मभूमि की जो तीर्थ जो क्षेत्र के ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि ऑप्शन नवीन चावला, कमेश्वर कमेश्वर चौपाल, एच लक्ष्मण और मीना गणेश। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन थे ट्रस्टी व्यक्ति जिनका निधन हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि जो कि एक ट्रस्टी क्षेत्र है और इसके ट्रस्टी की बात करें हम तो यहाँ पर जो कि कमेश्वर चौपाल की बात करें हम तो राम जन्म मंदिर के लिए एक पहली ईंट रखने वाले ये व्यक्ति थे जिनका हाल में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो कमेश्वर चौपाल के यहाँ पर नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टाटा स्टील्स जो कि मास्टर 2025 का शतरंज खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो टाटा स्टील्स मास्टर 2025 जो कि शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन है डी गुकेश, दिविथ रेड्डी, आर प्रज्ञानंद और बी प्रणव। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, किसने जीता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि भारतीय जो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने विश्व के चैंपियंस जो कि डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब को जीत लिया। ठीक है, तो कौन जीते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, कौन, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 75% से बढ़ाकर कितना कर दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत की बात की जा रही है दोस्तों, कि भारत में जो कि है कि यहाँ के जो कि एफडीआई की बात करें हम तो 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसी बात को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है 92%, 98%, 100% या फिर 88%। तो आप इसका जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, एक विदेशी जो कि प्रत्यक्ष निवेश जिसको एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 100% कर दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एफडीआई का मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एफडीआई से दूसरी जो कंपनियां जो कि दूसरे देशों में सीधे शामिल होती है। ठीक है, और एफडीआई के जरिए दोस्तों विदेशी कंपनियां अपने साथ पैसा, ज्ञान और कौशल और तकनीकी लेकर आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर भारत में बात करें हम तो अगर कोई विदेशी कंपनी अगर आती है तो केवल पैसा ही नहीं दोस्तों, उस अपने साथ साथ तरह तरह की जो कि अगर देखे जाए तो आपके साथ तकनीकी को लेकर भी आती है। ठीक है, आप देखते हैं ज्ञान, कौशल और तकनीकी को वो लेकर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 100% याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि एक मिनट, वर्ष 2025 के वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, केंद्रीय जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार जो कि बजट को पेश किया। ठीक है, 8वीं बार बजट को पेश किया। तो इस प्रकार से आप जो है नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 112 के तहत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के जरिए सरकार की आय और व्यय का विस्तृत पेश करती है। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी को विशेष रूप से शामिल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस बार के जो बजट में अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन और ई कारें सस्ती होगी, ऐसी बजट में आपको देखने को मिला। और जल जीवन मिशन कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ा दिया जाएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड जो कि केसीसी के लिमिट पहले 3 लाख रुपया से बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपया
कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बजट में जो कि आपको देखने को इस बार मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को पद जो कि विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को पद विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे कि पद विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन है 10 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को या फिर 7 व्यक्ति को। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 की बात करें हम तो 139 जो कि पद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 139 को तो पद पुरस्कार दिए गए। ठीक है, जिसमें अगर बात करें हम तो 7 व्यक्तियों को पद विभूषण, 19 व्यक्तियों के पद भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिए गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप देख सकते हैं कि पद विभूषण की बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 139 में सर 7 व्यक्तियों को पद विभूषण और उसके बाद 19 व्यक्तियों के पद भूषण और 113 व्यक्तियों को जो कि हमारा पद्मश्री दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है पद विभूषण को, तो यहाँ आप 7 व्यक्ति को लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस बार की बात करें हम तो इस वर्ष जो है 23 महिलाएं और 10 व्यक्ति जो विदेशी हैं और 13 को मरणोपरांत पुरस्कार के विजेता इस बार की दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से भारत रत्न और पद्म जो पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग सब देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की कि आज़ादी के बाद जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। यानी आज़ादी के बाद कह रहा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि आज़ादी के बाद किसने यूसीसी लागू की है। ठीक है, कौन सा राज्य। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2025 में देखा जाए तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू किया गया है। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं ने समान नागरिक संहिता जो कि उत्तराखंड 2024 यानी कि बिल 24 में आया था। ठीक है, को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल को लोकार्पण किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के बाद अगर बात करें देश का पहला राज्य कौन है तो उत्तराखंड बन गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सब यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसमें थोड़ा सा दोस्तों और जानने के प्रयास करेंगे कि गोवा में अगर पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले अगर बात करें हम तो गोवा में जो कि इस चीज़ को लागू किया गया था और इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत इसको लागू किया गया था। आज़ादी से पहले बोलेगा तो गोवा और आज़ादी के बाद उत्तराखंड। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और थोड़ा जानने के प्रयास करेंगे कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है कि भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखते हैं कि अभी क्या था कि हर जो कि आप धर्म से संबंधित अलग अलग प्रकार के उनके कानून के तहत उनकी जो है सम्मान दिया जाता है। लेकिन यूसीसी में क्या होता है कि भारत के सभी नागरिकों को जो है कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो सभी के एक समान कानून उन पर लागू होगा। ठीक है, और यह कानून धर्म लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, आपको पता है तो आप इसको आंसर बताएंगे कि प्रोपो सुबियांतो, हरिनी अमर सूर्या, सी जिनपिंग या इमैनुअल मैक्रोन। आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि आखिर 2025 के जो कि गणतंत्रता दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 2025 को भारत का जो कि 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, कौन सा 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया और इस समारोह पर अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो जो मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है, तो आप जो है प्रबो सुबियांतो का नाम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा को फहराया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र, अगर बात करें दोस्तों कि स्वतंत्र दिवस की थीम की बात करें हम, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर संविधान बनाने की बात करें हम, तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें हम, तो महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत और विरासत विकास थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, ठीक है, और जिसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक हैं, यानिक सिनर हैं, कार्लोस अल्कराज हैं और राफेल नडाल हैं। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस बार जो आप देखे होंगे कि यहाँ पर ग्रैंड स्लैम से अभी हाल में जब बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ से एक ग्रैंड स्लैम से किसी एक का नाम पूछा गया था, ठीक है। सर ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी एक ओपन का नाम यहाँ पर पूछा गया था कि पुरुष मतलब कि खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके लिए करंट अफेयर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक हैं, यानिक सिनर हैं, कार्लोस अल्कराज हैं या फिर राफेल नडाल हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में अगर मेंस यानी कि पुरुषों के टाइटल की बात करें हम, तो इटली के यानिक सिनर ने जीता। कौन? इटली के जो यानिक सिनर हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले अगर बात करें हम, तो यानिक सिनर की बात करें हम, तो यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 भी इन्होंने जीता था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें हम, तो ये जो है सबसे पहला जो कि ग्रैंड स्लैम में इसी को खेला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा, ठीक है। यानी खो खो जो कि विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहा है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि 2025 में खो खो विश्व का पहला संस्करण जो कि इसे कहाँ पर, तो 13 से 19 जनवरी 2025 की बात करें हम, तो भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। और इस पुरुष वर्ग के विजेता की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत रहा और उपविजेता नेपाल रहा था, ठीक है। वही महिला की बात करें हम, तो महिला में भी भारत रहा और उपविजेता नेपाल रहा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। ऑप्शन है 85 है, 176 है और 105 है या फिर 4 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें हम, तो भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया, ठीक है। कौन सा? चौथा, यानी किसके बाद? तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के 47वें जो राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे
कि अमेरिका के जो कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो ऑप्शन है बराक ओबामा, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जेडी वेंस। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कौन लिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने पद को शपथ लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपको कंटिन्यू करंट अफेयर आपको सुबह में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से आपको कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।